कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री बोलो या बेस ऑफ ज्योमेट्री बोलो, बिंदु से वृत्त तक तुम लोगों को कंसेप्ट देना है। तो पाठ 41 है ये, समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा। पाठ 40 में हम बतलाए थे, इसकी 5 परिभाषा हम बतलाते। अगर तू लोग सर्वांग समता के बारे में तुम लोग को पढ़ा दिए रहते, तो अभी तो ये टॉपिक नहीं चल रहा है, तो ये पढ़ाए हैं। तो चलो 2 परिभाषा पर सीमित करते हुए, परिभाषा के अनुसार समानांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहेंगे जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो, है ना। एवं आमने सामने का हो। दूसरी परिभाषा बोले थे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का कोण समान हो। तो समानांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो पहली विशेषता होती है आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, यानी DC समानांतर AB। तो इसको हम लोग ऐसे दिखलाएंगे, जिस ढंग से ये समानांतर का चिन्ह दिए हो ना, उसी ढंग से बिल्कुल हूबहू देखो मिल रहा है ना। इसका अर्थ हुआ AB समानांतर DC है। फिर BC समानांतर AD चित्र में ही दिखाना हो, तो इसको जो है ना, मान लो ऐसे काटते हो, तो इसी डायरेक्शन में इसको ऐसे काटो, ताकि बढ़ाई जाने पर ये दोनों 2 सरल रेखा के रूप में उभरे। समझ रहा है कारण? तो पहली विशेषता तो ये होती है जो समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। दूसरी विशेषता ये होती है जो ये कोण अल्फा होगा, तो ये कोण भी अल्फा ही होगा। और ये कोण थीटा है, तो सामने का ये कोण थीटा ही होगा। और इसलिए यह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। अर्थात समानांतर चतुर्भुज की दूसरी विशेषता में समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समान होते हैं, है ना। तीसरी विशेषता जिसको थ्योरम के द्वारा साबित करेंगे, तुम लोग का थ्योरम भी स्टार्ट हो गया है बुक वाला, इसके द्वारा साबित करेंगे जो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर तो होती है और बराबर भी होते हैं। यानी DC और AB समानांतर है तथा AD एवं BC समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में AB 5 मीटर होगा तो DC भी 5 मीटर होगा। BC अगर मान लो 6 मीटर होगा तो ये भी 6 मीटर होगा। अगर ये X मीटर होगा तो ये सामने वाला भी X मीटर ही होगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। ये अगर Y मीटर होगा तो इसके सामने वाला ये Y मीटर ही होगा। ये तीसरी विशेषता, इसको थ्योरम के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। समझा? चौथी विशेषता होती है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण का अर्थ हुआ आमने सामने के शीर्ष को मिला दो, फिर इसको मिला देंगे इससे, तो इस तरह विकर्ण AC एवं विकर्ण DB एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है चित्र में, है ना। तो अगली विशेषता होती है समानांतर चतुर्भुज की, समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। इसका अर्थ हुआ AC 6 मीटर होगा तो AC को ये विकर्ण DB आधा भाग में बांट देगा, इतना बराबर इतना, यानी आधा भाग AO बराबर OC होगा। AO 5 मीटर होगा तो OC भी 5 मीटर होगा, AO 6 मीटर होगा तो OC भी 6 मीटर होगा। इसका मतलब दूसरा विकर्ण तो इसको 2 भाग में बांट दिया, और ये पहला विकर्ण क्या करता है, इस दूसरे विकर्ण को भी 2 समान भाग में बांट देता है, अर्थात DO बराबर OB, DO की लंबाई बराबर OB की लंबाई। तो अगली विशेषता ये भी थ्योरम में साबित किया जाएगा। तो अगली विशेषता क्या हो गई, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 समान भाग में बांट देते हैं या समद्विभाजित करते हैं या एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। बोलो। मतलब प्रतिच्छेद नहीं, समझ गए। 2 भाग में, 2 समान भाग में बांटना। तो पहले इसको लिख देते हैं। देखो चारों विशेषता जो बोले हैं चित्र सहित बना दिए हैं।
समानांतर चतुर्भुज में यहाँ पर गौर करो, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। तो जैसे चतुर्भुज ए बी सी डी में देख रहे हो, चित्र से ही स्पष्ट है, अलग से नहीं लिखे हैं जो ए बी समानांतर डी सी, समझ गया ना, और डी ए समानांतर सी बी अलग से नहीं, क्योंकि यही समानांतर का चिन्ह एक जैसा जो समानांतर है ना भुजा, उसमें एक ही टाइप का जो आगे में दोनों बढ़ाने पर इसको पहली को पहली से मिलाए तो एक सरल रेखा लगे, दूसरी को दूसरी से मिलाए तो सरल रेखा लगे, इस टाइप से दिखलाना है। इसमें नहीं दिखलाए हैं तो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पी एस समानांतर क्यू आर, पी एस समानांतर क्यू आर तथा पी क्यू समानांतर एस आर, पी क्यू समानांतर एस आर। तो जहाँ नहीं दिखलाओगे वहाँ ये पंक्ति लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है चारों पॉइंट बतलाए, इसको लिख दिए हैं, इसको उतार लो। और अगली विशेषता, अब पांचवी विशेषता, तो समानांतर चतुर्भुज में ये भी साबित करने वाला चीज़ ही है। तो सर्वांग समता पर पढ़ाएंगे ना तब ये तुम लोगों को बतलाएंगे। जैसे मान लो ये ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी है तथा डी ए समानांतर सी बी है, समझ गया। तो इसका विकर्ण जो होता है, जैसे कोई विकर्ण खींचो, मान लो ये विकर्ण खींचे तो ये विकर्ण ए सी समानांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांट देगा। यानी यहाँ दो त्रिभुज बनाना, त्रिभुज ए डी सी, इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसमें अर्थात जितनी जगह है उतना ही जगह इस त्रिभुज में होगा, नीचे वाला त्रिभुज में इसमें। चाहे तो विकर्ण ए को सी से मिलाओ या डी को बी से, डी से बी को मिलाएंगे तो पर भी दो भाग में बट गया। अभी चार भाग में नज़र आता है लेकिन इसको हटा दो तो दो भाग में बट गया, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो अगली विशेषता क्या होगी, समानांतर चतुर्भुज में समानांतर चतुर्भुज का कोई भी विकर्ण पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो समान भाग में बांट देता है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट जो है तुम लोगों का, समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो तो वह समानांतर चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। कब? जब सभी भुजा समान हो और सभी कोण भी समान हो। तो सभी भुजा समान हो तो मान लो ये एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, समझा। सभी भुजाएं समान है, ये x मीटर तो ये भी x मीटर, ये भी x मीटर, ये भी x मीटर। सभी कोण भी समान है तो इसका मतलब ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, तो ये इसके समानांतर है, ये भुजा इसके समानांतर है। तो समानांतर चतुर्भुज में या किसी भी चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा, अल्फा को चारों कोण अल्फा अल्फा है, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। 1 2 3 4, 4 अल्फा बराबर 360 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 360 डिग्री बटा 4 बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का हो गया। वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण बराबर होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। बराबर का अर्थ हो गया 90 डिग्री का होगा। तो समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो तो वह समानांतर चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। झूठ बात नहीं न है। तो इस तरह से तू लोग 6 विशेषता जान गए हो, समझा। इसके बाद जो है अब इसमें बतलाएंगे। देखो इस पर तो चैप्टरे है, तुम लोग को कंसेप्ट चाहिए जो पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज होता है, तो ये सब समझ गया, इसकी विशेषताओं को समझ गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये अगले पार्ट में हम बतलाएंगे।